वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश ज्यामिति, है ना। प्रकाश ज्यामिति। रे का मतलब होता है किरण। रे का मतलब होता है किरण। किरण का मतलब क्या होता है? सूर्य की पहली किरण है, रे ऑफ लाइट। क्या किरण का मतलब क्या होता है? क्या समझते हो किरण के द्वारा? देखो, दो तरीके की चीजें हैं। जैसे ये एक लाइट का रिप्रेजेंटेशन है कि लाइट लेफ्ट से चली और राइट में पहुंची, इसका रिप्रेजेंटेशन है। जब ये इकलौती है तो इसको बोलेंगे रे, और जब ये मल्टीपल हैं तो इसको बोलते हैं बीम। इसको बोलते हैं बीम। ठीक है, ये हो गई बात। लेकिन उससे पहले आपको लाइट के बारे में जान लेना चाहिए। लाइट जो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ की एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। उस लंबी सी फेहरिस्त में से हमारे जो काम की हैं वो सिर्फ विजिबल रेंज की हैं। विजिबल रेंज की लाइट जो हमने देखी थी उसकी वेवलेंथ कितनी थी बेटा? विजिबल जो रेंज थी वो थी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इसको बच्चे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। फिर इसके बाद विजिबल रेंज में हमने देखा था कि जो लाइट है वो इस तरीके से रंग दिखाती है, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, GYOR। इसमें 7 रंग हैं, है ना। तो ये सप्त रंग हैं। हिंदी में बोलेंगे बैंगनी, नीला, नीला, इंडिगो, आसमानी। देखो, वॉयलेट तो बैंगनी होता है ना? इंडिगो, फिर इंडिगो को आसमानी बोल देंगे। अब हिंदी में मुझे याद नहीं है। ब्लू मतलब ब्लू हो गया, ब्लू मतलब नीला हो गया। ग्रीन मतलब ग्रीन हो गया, हरा। येलो मतलब पीला हो गया, ऑरेंज मतलब नारंगी हो गया, और रेड मतलब लाल हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे इधर से इधर आते हैं जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है। मतलब रेड की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है और वायलेट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। ठीक है, इसमें एक मिड वेवलेंथ है। इस पूरी लाइट में जो मिड वेवलेंथ मानते हैं वो येलो की वेवलेंथ मिड वेवलेंथ मानी जाती है। इस पूरे में जो मिड है वो येलो है। इतना चमक गया? ठीक है। अब इस विजिबल रेंज की जो भी तुमने बात करी है इस लाइट में, तुम जो भी इस चैप्टर में डिस्कशन देखोगे वो सिर्फ इस 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का ही डिस्कशन देख रहे हो। लाइट की एक बहुत प्यारी खूबसूरती है, जब हम लाइट बोल रहे हैं तो हम लाइट रे बोलना चाह रहे हैं, और जब हम लाइट रेज बोल देंगे तो हम लाइट बीम भी बोल सकते हैं। लाइट की एक खूबसूरती ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ऐसा हम मानते हैं। हालांकि लाइट अभी बेंड भी हो सकती है, ऐसा अभी लेटेस्ट रिसर्च में पता चला है। लेकिन हमारे लिए जो लाइट है वो हमेशा किस में ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात यह है कि इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मीडियम रिक्वायर्ड होता तो बताओ सूरज से यहाँ तक लाइट आती कैसे? बीच में तो कुछ है नहीं, तो इसके लिए मीडियम की कोई भी ज़रूरत नहीं। लाइट की जो किरणें हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी के आधार पर हम बोल सकते हैं कि सूरज से रोशनी आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, हमारे लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है वो सूर्य ही है। अगर सूर्य एक दिन के लिए नहीं हो गए तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसा लगता है क्या तुमको? हो जाएगी। फिर इसके अलावा हम और बातें करें इस लाइट के बारे में, तो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल करेगी तो अलग अलग मीडियम आएंगे।
जैसे सूर्य के एटमॉस्फेयर से निकली, बीच में वैक्यूम आया, वैक्यूम के बाद फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद अलग अलग जगह अलग अलग मीडियम है, अलग अलग इंटेंसिटी के साथ लाइट गिर रही है, कहीं बादल आ गए तो इंटेंसिटी नीचे आके और कम हो गई। तो इसकी जो स्पीड है, स्पीड इज मीडियम डिपेंडेंट। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मीडियम कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। एक बार किसी सोर्स ने लाइट को प्रोड्यूस कर दिया, लाइट ने जैसे ही सोर्स ने जैसे ही लाइट को प्रोड्यूस किया, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी थी वो लाइट को मिल गई। अब मीडियम बदलेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो स्पीड बदलेगी और वेवलेंथ बदलेगी, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सुना है ना? तो v चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा, f चेंज नहीं होगा। ये लाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था जो हमने कर लिया। ओके, अब कुछ प्यार मोहब्बत की बातें हैं वो लिख ली जाए। शुरू करते हैं। ये नहीं लिखना है, ये तो तुम्हें बोला ना प्यार मोहब्बत की बातें हैं। प्यार मोहब्बत की बातों को कभी भी लिखा नहीं जाता है, लोग प्रूफ बना लेते हैं। लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, light travels along straight line path in certain medium or in vacuum. Path of light changes only when medium changes. Path of light changes only when medium changes. Next point. Bundle of light rays is called beam of light. Bundle of light rays is called a beam of light. Medium, next point, medium in which light cannot travel, medium in which light cannot travel is called opaque. OPAQ. Next point, medium in which light can travel without attenuation, ATT, NU, attenuation, ATION, स्पेलिंग जरा देख लेना। Over large distance is called transparent medium. आप लोग चाहें तो अब इस चीज को लिख सकते हैं जो भी इधर लिखी हुई है बोर्ड पे, अब लिख लीजिए। अब आप लोग स्वतंत्र हैं।
अगली कहानी लिखी जाए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब क्या समझते हो? टकरा के वापस चली जाना। कोई भी लाइट रे आई, टकराई और टकरा के वापस चली गई। इस बात को शब्दों में लिख लिया जाए, when light rays strike the boundary of two media, when light ray strike the boundary of two media, such as air and glass, such as air and glass, a part of light bounces back into the same medium, कॉमा के बाद a part of light bounces back into the same medium. This phenomena is called reflection of light. This phenomena is called reflection of light. देखो, दो तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर सरफेस पे, एक होता है इरेगुलर सरफेस पे। तो मैं तुम्हें दोनों सिखा देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हेडिंग डालो, हाँ हाँ, करते हैं डिस्कशन अभी। दूसरे में लिखा जाए, मतलब इसकी सब हेडिंग लिख ली जाए, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। When reflection takes place from a perfect plane surface, when reflection takes place from a perfect plane surface, then rays remain parallel, then rays remain parallel after reflection. Then rays remain parallel after reflection. It is called regular reflection. It is called regular reflection. बेटा तूने स्मार्ट तो बहुत बन रहा है, लेकिन लिखा तूने सब गलत है, ठीक है? अभी समझाएंगे तो बता देंगे। देखो, रेगुलर का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो एक कोई ये सरफेस है, एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, जैसा लिखा रहे हैं वैसा लिख लेना चाहिए। इस प्लेन सरफेस पे क्या हो रहा है कि लाइट रेज आ रही हैं, ये मैंने कुछ 3 रेज बनाई हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये इससे टकराई इस सरफेस से, और टकराने के बाद ये चली गई पैरेलल। तो जो मैं कह रहा हूं पैरेलल, तो ये आपस में पैरेलल हैं, ये सभी आपस में पैरेलल हैं। ये आई भी पैरेलल और गई भी पैरेलल, क्योंकि जो बीम होगा वो तो हमेशा पैरेलल ही होगा। तो यहाँ पे इस सरफेस से जो भी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको बोलेंगे अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखो इरेगुलर कैसा दिखता है। तो इरेगुलर के लिए जैसे मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है। अब इस पे लाइट रे आके गिरेंगी, तो लाइट रे यहाँ पर आई ऐसे, अगली आई ऐसे, और उससे अगली आई ऐसे। मैं 3 से ही समझा देता हूँ। तीनों लाइट रे आई और ये सरफेस यहाँ पर ऐसी दिख रही है।
आप लोगों ने 10th में एक लॉ पढ़ा था जिसका डिस्कशन हम अभी वापस से करेंगे कि यहाँ पर जो एंगल नॉर्मल से इंसिडेंट रे बनाएगी वही रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा दिख रहा होगा, और यहाँ पे नॉर्मल कुछ ऐसा दिख रहा होगा। सही बात है। और अगर नॉर्मल ऐसा दिख रहा होगा तो इसके बाद जो रे होगी, रे यहाँ पर चली जाएगी ऐसी, यहाँ पर चली जाएगी ऐसी, और यहाँ पर चली जाएगी ऐसी। समझे बात को? इस नॉर्मल से ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। मतलब अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 है, अगर ये θ2 है तो ये भी θ2 है, और अगर ये θ3 है तो ये भी θ3 है। चमक गई बात? तो इंसिडेंट रे जो भी आई वो सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती तो इसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, दोनों ही नाम है, या इसको डिफ्यूज्ड भी बोल सकते हैं। डिफ्यूज्ड या इररेगुलर। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये है इंसिडेंट बीम और ये है आपका रिफ्लेक्टेड बीम। समझ गई बात? तो आप लोग अभी सिर्फ ऊपर वाला चित्र बनाएंगे, नीचे वाला चित्र दूसरी हेडिंग में लिखेंगे। आप समझ में आया क्या गलती है? अभी भी गलत ही लिखा है। कभी भी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल अलग अलग नहीं होते। ये तो अभी लिखा है ना बाद में। हम्म। हो गई छपाई? दूसरी हेडिंग लिखी जाए, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन है भैया? अच्छा, अलार्म बजा है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लिख लिया जाए, व्हेन द सरफेस इज रफ, when the surface is rough, light is reflected from the bits of its, when the surface is rough, light is reflected from the bits of its plane surface
light is reflected from the bits of its plane surfaces, BITS, reflected from the bits of its plane surfaces in different directions, This is called irregular reflection. This process this is called irregular reflection. ठीक है, आप लोगों के सामने चित्र बनाए, दूसरा बना लेना चाहिए आपको. इसका दूसरा नाम लिख लेना, डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. और रेगुलर वाले का एक और नाम है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन. स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन. क्या आदर्श आया है? आदर्श नाम का बच्चा आया क्या? नहीं आया ना? तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए. अच्छा, एक बात बताओ, जैसे तुम्हें कोई भी चीज़ दुनिया में दिखाई दे रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उस पर लाइट गिर रही है, इसकी वजह से वो दिखाई दे रही है, या फिर उससे लाइट टकरा के आंखों में आ रही है, उसकी वजह से दिखाई दे रही है? ये तो कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? ठीक है. मतलब होता क्या है कि हम जो जैसे सोचते हैं कि जैसे अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में हम कोई भी चीज़ को देखना चाहें, हमें नहीं दिखाई देती. फिर हम टॉर्च लेके आते हैं, तो टॉर्च से हम उस चीज़ पे लाइट मारते हैं, तो लाइट भी हम उस ऑब्जेक्ट पे गिरता है और वो ऑब्जेक्ट अपने को दिखाई देता है. तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं जिस चीज़ पे लाइट गिर रही है. ऐसे ही तो समझते हैं ना? तो एक काम करते हैं, इस पूरे कमरे में अंधेरा कर देते हैं, बगल वाले कमरे में लाइट जला देते हैं. आपको उधर वाला कमरा दिखाई देगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां से लाइट तो जल रही है वहां, लेकिन वहां से लाइट रे चल के तुम्हारी आंखों तक नहीं आ पा रही. अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये प्यारी सी जो आंख बनी है, कि अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो पक्की बात है कि इसके ऊपर तुम्हें लाइट डालनी ही पड़ेगी, लेकिन वो लाइट डाल के इसकी आंखों में आनी चाहिए. अगर इसकी आंखों में नहीं आई तो ये ऑब्जेक्ट इसे कभी भी दिखाई नहीं देगा. अच्छा, आप जब भी लाइट डालते हैं तो आप तो विजिबल रेंज की सारी लाइट डालते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी बोलता है कि आपकी जो कलर, जितनी भी आपके पास जो टॉर्च है, उस टॉर्च में पर्टिकुलर एक ही वेवलेंथ की लाइट निकलेगी. आप तो सातों रंग डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन या सूरज की रोशनी में भी देखते होंगे आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं. कोई सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है, कोई नीला दिखाई दे रहा है, कोई लाल दिखाई दे रहा है, कोई पिंक दिखाई दे रहा है. तो अलग अलग कलर्स तुम्हें इसीलिए दिखाई दे रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने वो सारी कलर्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लिया और सिर्फ एक ही वेवलेंथ को बाहर भेजा, जो वेवलेंथ के कलर तुम्हें उसमें दिखाई दे रहा है. भाई आदित्य, किस चिंता में है? तेरी तो शादी भी नहीं हुई है, तो चिंता किस बात की है? तेरी तो बीवी भी छोड़ के नहीं भाग सकती, तो चिंता करने की बात थोड़ी है. कहाँ विचारों में खोया है? यहीं रहना है, क्लास में बैठ के गायब है. तो बात समझ गए कि अगर तुमको कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर सपोज करो वाइट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसने सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि वाइट कलर तुमको तभी दिखाई देता है जब वो कॉम्बिनेशंस कुछ उसमें आ रहे हो. तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसने सारी लाइट को एब्जॉर्व कर लिया. इसीलिए कहते हैं कि जब धूप हो रही हो ना, तो काले कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए, सिर को ढक के रखना चाहिए, क्योंकि सिर पे तो तुम्हारे बाल काले हैं, बाल सफ़ेद तो हुए नहीं. अब काले बाल हैं तो लाइट को एब्जॉर्व करेंगे, रिफ्लेक्ट कम करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे तो हीट होगा, सिर गर्म हो जाएगा.
तो भेजा फ्राई इसी को कहते हैं, भेजा फ्राई हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर मान लो तुम गर्म कपड़े पहन के अगर मार्केट में निकल रहे हो, मतलब गर्म कपड़े नहीं, मतलब ब्लैक कलर के कपड़े, अब ब्लैक कलर के कपड़े या डार्क कलर के कपड़े पहन के निकल रहे हो, तो डार्क कलर के कपड़े का मतलब है कि आप वो ढेर सारी लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है। अगर वो लाइट को एब्जॉर्व करेगा तो कपड़े गर्म करेंगे तुम्हें। वहीं अगर तुम मान लो सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के निकलो तो लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा, तुमको कूलिंग इफेक्ट देगा। समझ गए बात को? तो इसीलिए प्राचीन काल में लोग कुर्ता पजामा पहन के घूमते थे, सफ़ेद रंग का, मस्त आराम से चिल, कोई लोड वाला माहौल नहीं। जब भी कितनी भी गर्मी पड़ रही हो आराम से सिर पे पगड़ी बांधो। मतलब तुम भारत के हर हिस्से में देखोगे, हर हिस्से में सिर पे पहनने के लिए कुछ ना कुछ है, अलग अलग तरीके की पगड़ियाँ हैं। राजस्थान में जाओगे तो 55-56 तरीके की पगड़ियाँ आपको मिलेंगी हर एक रीजन की। पता है तुमको ये बात? हर रीजन की अपनी एक पगड़ी है। मतलब ऐसा भी था कि हर प्रोफेशन की एक पगड़ी होती थी, हर प्रोफेशन के बंदे की, इसके तुम पगड़ी से पहचान लोगे कि अच्छा ये बंदे का ये काम है, या इस बंदे की राज दरबार में ये पोस्ट है। ऐसे ही अगर आप साउथ में जाएंगे, भारत के दक्षिण वाले हिस्से में जाएंगे, तो वहाँ पे जो तंजावर है, या जो साउथ के जो राज परिवार थे, वहाँ की टोपियाँ तुम्हें अलग तरीके की दिखाई देंगी। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में वो पतली वाली नाव वाली टोपी दिखाई देगी। तो हर वक्त हर जगह भारत के हर हिस्से में सिर को बचाने का प्रयास किया गया है कि गर्मी में, लेकिन आजकल अपन सब कबूतर बने घूमते रहते हैं, फिर कहते हैं कि सिर दर्द हो रहा होगा ही, कोई नहीं रोक सकता है। तो ठीक है, हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे। रिफ्लेक्शन समझ में आ गया? तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि तुम जितनी भी लाइट आई यहाँ पे, जैसे पिछले वाले फिगर में अगर तुम देखोगे तो जितनी भी लाइट आके इस सरफेस पे गिर रही है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ की इंटेंसिटी I1 है और यहाँ की इंटेंसिटी I2 है, क्या I1 I2 बराबर होंगे? नहीं। अगर I1 I2 बराबर होते तो सरफेस होती परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। क्या होती? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती। लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं है। ये सरफेस कुछ ना कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है। अगर ये सरफेस ट्रांसपेरेंट है तो कुछ रेडिएशन को पास कर देगी, कुछ लाइट को पास कर देगी। जैसे कांच की एक स्लैब है, कांच का एक स्लैब है, उधर से लाइट आ रही है तो कुछ हिस्सा लाइट के इधर भी, ग्लास के इधर भी आएगा, तभी इधर को तुम्हें लाइट दिखाई दे रही है, आसपास के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इस बाहर कॉरिडोर की लाइट को अगर बंद कर दिया जाए, सिर्फ इस कमरे की लाइट जलाई जाए, तो बाहर की चीजें दिखाई देंगी कि नहीं देंगी? अबे गधो, कांच लगाए, देंगी ना, इससे लाइट बाहर जाएगी। इसका मतलब लाइट ने बाहर पास किया, तो लाइट जब एक मीडियम को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में गई, कांच एक मीडियम है, तो एक मीडियम ये वाला हो गया एयर, बीच में कांच एक मीडियम हो गया। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम गई तो कभी भी 100% नहीं जाती है, कुछ हिस्सा ही जाता है, कुछ हिस्सा वापस से रिफ्लेक्ट हो गया। जो कुछ हिस्सा वापस से रिफ्लेक्ट हुआ वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हुआ। जो सेम मीडियम में आ गई रे, उसको अपन रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जो पार करके दूसरे मीडियम में चली गई उसको अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन एक अलग टॉपिक है बड़ा सा, वो बाद में देखेंगे। अभी अपन रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि I1, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि I2 बड़ा हो जाए। I2 बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, कि जो लाइट है उसी के दो हिस्से होंगे, तो हमेशा या तो ये ज़्यादा होगा और आइडियल सिचुएशन होगी तो इंटेंसिटी एक दूसरे के बराबर। ठीक है, ये समझाने की बात है और लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख लिया तो भी कोई समस्या नहीं है। फिर आप लोगों ने एक नियम पढ़ा था बचपन में, उस नियम का नाम था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। याद है क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने नियम थे? 2 नियम। क्या कहते थे कि अगर एक सरफेस है, इस सरफेस का एक नॉर्मल बनाओ, तो इस सरफेस का हो गया नॉर्मल, ये हो गई इस पे इंसिडेंट रे, ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टेड रे। तो एक नियम ये कहता था कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ये वाला नियम याद है? और इसका दूसरा नियम ये था कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बनने वाले एंगल को
एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और ये दोनों एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसीलिए मैंने इस पिछले वाले फिगर में जब पढ़ाया रहा था तो मैंने यहाँ पर थीटा वन लिया था, थीटा टू लिया था, मतलब मैंने हर बार आई और आर को सेम ही माना था। समझ गई बात? तो आप लोगों को लिख लेना चाहिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला नियम, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal lies in same plane, lies in same plane. Second, angle of reflection is equal to angle of incident. Angle of reflection is equal to angle of incident. बेटा तू क्या लिखता है? ये कौन सी भाषा में लिखता है? तू खुद भी पढ़ पाता है इसको बाद में कभी? पता नहीं क्या लिखता है, और उर्दू की तरह लिखता है, लेफ्ट उल्टे से सीधा। तू गधा है, अव्वल श्रेणी का गधा है, इसलिए तेरा नाम वैशाख नंदन रखा गया था। हम क्या लिखा दिया आपको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, ये भी अच्छा तरीका है। ओके, इसको पहले लॉ को मैथमेटिक्स में कैसे लिखा जाता है पता है? जैसे ये इंसिडेंट रे है, इसका नाम मैंने दे दिया कैपिटल आई, नॉर्मल का नाम दे दिया कैपिटल एन, वेक्टर में दे दो, और इसका नाम दे दिया कैपिटल आर वेक्टर। तो फर्स्ट लॉ को लिखा जाता है इनका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, मतलब आई डॉट एन क्रॉस आर इज इक्वल टू जीरो, या ऐसे लिख लो या फिर ऐसा लिख लो, आई क्रॉस एन डॉट आर इज इक्वल टू जीरो। एक ही बात है, जिनको गणित आता है वो समझ गए होंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, अगर तीन वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी कितना होगा? जीरो। तो बस मैंने इनको एक एक वेक्टर मान लिया और लिख दिया ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, ऑब्वियस है। हाँ बना लीजिए, बनाना ही है, दोस्ती थोड़ी है इसमें, तो बनाना ही पड़ेगा। नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर ही होगी, नीचे भी मान लोगे तो भी कोई समस्या की बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली हेडिंग लिखी जाए रियल एंड वर्चुअल स्पेसेस। रियल एंड वर्चुअल स्पेसेस, रियल एंड वर्चुअल स्पेसेस। First point, the side where reflected rays exist, the side where reflected rays exist, the side where reflected rays exist is called real space, called real space.
नेक्स्ट, other side where reflected rays do not exist. Other side where reflected rays do not exist is called virtual space. पहले में क्या लिखा अपन ने? The side where reflected ray exists called real space. अब ना इसके बाद ना तुम्हारा थोड़ा दिमाग खुलना शुरू होगा. अभी अपन पढ़ थोड़ी रहे हैं चैप्टर, अभी तो अपन चैप्टर पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज़ है उसको पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो पढ़ने के लिए वो है ये कि प्लेन मिरर होता है. प्लेन मिरर का नोटेशन होता है ये, दिस इज प्लेन मिरर. प्लेन मिरर वो जो अपन बाथरूम में लगा रहता है. ये है कर्व्ड मिरर. तो क्या बोलते हैं? कर्व्ड मिरर. और कर्व्ड मिरर का एक कौन सा टाइप है? कॉनकेव. ये क्या है बेटा? ये भी कर्व्ड मिरर है. और ये उसका कौन सा टाइप है? कॉन्वेक्स. ठीक है. जैसे इन तीनों केसेस में मैं तुम्हें दोनों स्पेस दिखाता हूँ. लाइट रे हमेशा इसके इस साइड ही रहेगी, मतलब कोई भी लाइट रे आएगी टकरा के इधर चली जाएगी, है या ना? तो ये वाली जो साइड है ये हमेशा कौन सी साइड रहेगी? रियल. और इसके अपोजिट साइड जहां पर कोई भी रे नहीं पहुंच पा रही वो वाली साइड क्या हो जाएगी? वर्चुअल. समझ गई बात? उसी तरीके से यहां पर लाइट रे ऐसे जाके कहीं भी जाएगी. तो उस केस में ये वाला जो साइड है, ये वाली साइड होती है रियल और ये वाली साइड होती है वर्चुअल. यहाँ पर ये वाली साइड हो जाएगी रियल, ये वाली साइड हो जाएगी वर्चुअल. कई बच्चे इसको याद रखने में क्या गड़बड़ करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि लेफ्ट साइड वाला रियल होता है, राइट साइड वाला वर्चुअल होता है. ऐसा नहीं याद रखना. जिधर रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो वाला रियल है, और जिधर घास उगी है, जिधर पॉलिश है, वो वाली सरफेस वर्चुअल है. क्योंकि पॉलिश वाली साइड में कोई भी रे प्रेजेंट नहीं हो सकती. ये वाली साइड होती है पॉलिश और ये वाली साइड होती है रिफ्लेक्शन वाली, रिफ्लेक्टेड साइड. हर मिरर की यही कहानी है. एक साइड पॉलिश हो रही होगी और एक साइड सरफेस होगी, वो रिफ्लेक्शन के लिए तैयार होगी. तो जिधर पॉलिश हो रही है उस वाली साइड कोई भी रिप्रेजेंट नहीं है. तुमने कांच पर अपना चेहरा देखा है? अरे हाँ है ना. जब चेहरा देखा है तो कांच के से सामने मुंह करते हो तभी दिखाई देता है. कभी ऐसा किया कि कांच के पीछे जाके ऐसे देखो, दिखाई देगा क्या? क्योंकि वहां पर कोई भी लाइट रे पहुंच नहीं सकती. क्लियर है बात? छाप लेंगे. तो एक काम करते हैं, उस पीछे वाली साइड में जिधर पॉलिश हो रही है उस वाली साइड को अपन ऐसे देखते हैं. क्या अपनी शक्ल दिखाई देगी उसमें? अपने चेहरे से टकरा के लाइट इस सरफेस पे तो पड़ रही है, लेकिन ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है. इस सरफेस ने पूरी की पूरी क्या कर लिया? एब्जॉर्व कर ली. तो जब एब्जॉर्व कर ली तो तुम्हारे पास जब लौट के नहीं आएगा तो तुमको कुछ भी दिखाई. जबकि इधर जो रिफ्लेक्टिंग वाली साइड है इसने क्या किया? लाइट रे टकराई और टकराने के बाद वापस मेरी आंखों में आई तो मुझे वो चीज दिखाई दी. छाप लिए तीनों? छापो छापो. ऊबर पे ट्रक डिलीवरी शुरू. ठीक है भाई.
हो गया? क्या आप लोगों ने छाप लिया? यस सर, नो सर? अगली हेडिंग लिखी जाए ऑब्जेक्ट। वेयर गधो, वेयर incident rays actually diverge ऐसा लिख लो, from where the incident rays actually diverge is called real object, and second point लिख लो, a point towards which the incident rays appear to converge, a point towards which the incident rays appear to converge is called virtual object। ठीक है? मतलब दो तरीके के ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एक रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा कौन सा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब ये अगर प्लेन मिरर है तो इस प्लेन मिरर में जरा सोच के देख, यहाँ पर एक सोर्स है, इसको ऑब्जेक्ट कैसे बोल रहे हैं? यहाँ से लाइट रे चली तो ये इस प्लेन मिरर के लिए ये इंसिडेंट लाइट है या रिफ्लेक्टेड लाइट है? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हमेशा इंसिडेंट रे से डिसाइड होती है। यहां से इंसिडेंट रे यहां से निकल रही हैं एक्चुअल में, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया रियल ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर इंसिडेंट रे आ रही हैं, ये मिल नहीं रही हैं, मैंने यहां पर इनको एक्सटेंड करके मिलाया है क्योंकि लाइट रे कभी भी इस प्लेन मिरर को तोड़ के पीछे नहीं जा सकती, तो यहां पर ये मिलती हुई अपीयर हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई अपीयर हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इस शब्दों को ध्यान दो, यहां पर पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं तो रियल ऑब्जेक्ट है, और यहां पर कन्वर्ज हो रही हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसीलिए इस डेफिनेशन को वापस से पढ़ो और इन फिगर से मैच करो। पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखी है? क्या लिखी है? पढ़ो ना। फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रे एक्चुअली डाइवर्ट, तो यहां पर एक्चुअल में डाइवर्ट हो रही है तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। यहां पर अपीयर टू वी कन्वर्ज, तो ये कैसा हो गया? वर्चुअल। अब ये सब भूल के सिंपल भाषा में समझ लो। सिंपल भाषा में क्या है? इंसिडेंट रे जहां पे मिल रही हो रियल ऑब्जेक्ट, मिलती हुई प्रतीत हो रही हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिंपल। यहां पर इंसिडेंट रे मिल रही हो रियल ऑब्जेक्ट, और जहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, इंसिडेंट रे जहां पे मिल रही हो रियल ऑब्जेक्ट, जहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिंपल। जैसे मान लो अगर कोई कर्व मिरर के लिए भी अगर समझना चाहे तो कर्व मिरर के लिए भी समझ सकता है। एक ऑब्जेक्ट है, लाइट ऐसे गई ऐसे गई, ये रियल है कि वर्चुअल है? क्यों? क्योंकि लाइट खुद निकल रही है, तो कैसी है? रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ये बताया था, यहां से भी आप देख सकते हो, जो चीज रियल में है, रियल रीजन में है, क्या वो जरूरी है कि वो रियल ही हो?
वापस से बोल रहे हैं, जो रियल रीजन में कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज है, क्या वो जरूरी है कि वो रियल ही हो? ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ये हम आगे जब लेंस देखेंगे तब भी हम इस चीज को वापस से डिटेल में देखेंगे। इतनी कहानी चमक गई? छाप लो, रियल और वर्चुअल का गेम। तो ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे की कहानी है और इमेज रिफ्लेक्टेड रे की कहानी। अगली हेडिंग लिखी जाए, इमेज। अगली हेडिंग लिखी जाए, इमेज। Image is decided by reflected or refracted rays only. Image is decided by reflected or refracted rays only. Image is decided by reflected or refracted rays only. Full stop. A point image is that point. A point image is that point at which reflected or refracted rays are actually converge. A point image is that point at which reflected or refracted rays are actually converge, is called real image. And a point image is that point at which the reflected or refracted rays are actually converge, is called real image. Or from which the reflected or refracted rays appear to diverge is called virtual image. चलो शुरू करें, देखते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे जहां पर मिल रही होंगी वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे अपीयर हो रही है तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। अब ये टकराएंगी यहाँ से, टकराने के बाद यहाँ पर रूल तुम्हें पता ही है, नॉर्मल से जो भी एंगल पे आएंगी टकरा के फिर इधर चली जाएंगी, फिर इधर चली जाएंगी, और यहाँ पर ये आके मिल रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इमेज। एक बात बताओ, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में मिल रही हैं या अपीयर हो रही हैं? एक्चुअल में मिल रही हैं, तो ये कौन सी इमेज हो जाएगी? रियल इमेज। ठीक है, इसी तरीके से वर्चुअल इमेज को अगर देखना चाहते हैं तो वर्चुअल इमेज को अपन ऐसे देख सकते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मैंने क्या किया कि या इसको वर्चुअल इमेज बनानी है ना मुझे, वर्चुअल इमेज तो मैं ऐसे बना दूंगा। अब अगर तुम यहाँ पर देख रहे होगे तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हैं? ये और ये कभी इधर तो मिल ही नहीं सकती,
तो इनको मिलाने का एक ही तरीका है कि इनको मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं। जैसे मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो पीछे एक्सटेंड करने पे यहाँ पर जो मिलेगा ये मुझे कौन सी इमेज मिल जाएगी, वर्चुअल इमेज। समझ गई बात? तो सिंपल सी बात समझो, रिफ्लेक्टेड रेज अगर एक्चुअल में मिल रही हैं तो रियल इमेज, और अगर खींच के मिलानी पड़ रही है तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, आप लेंगे। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए इसकी एक्सरसाइज में, तो घबराना नहीं। ढेर सारे मतलब खूब हैं, 25 आई थिंक, 24, 25, 30, 31 क्वेश्चन है, तो खूब क्वेश्चंस करने को मिलेंगे इसमें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। छाप लिया? छापो छापो। छाप लो तो मुझे बता देना। छाप लिया क्या? अरे यस सर, नो सर। अगर छाप लिया है तो अगली हेडिंग लिखी जाए प्लेन मिरर, PLANE, प्लेन मिरर। और अब प्लेन मिरर अपन डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। प्लेन मिरर वैसे हमारे जो NCERT है वैसे तो पूरा ही हट गया है। प्लेन मिरर में पहले रोटेशन था, रोटेशन हट गया, नंबर ऑफ इमेजेस थी वो भी हट गई, कुछ अब खास बचा नहीं है जो पढ़ाने में थोड़ा जीवन के आनंद है। अब प्लेन मिरर के अलावा सीधा जो कहानी कूदती है वो अपन सीधा कर्व्ड मिरर पे कूदते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा क्योंकि यही एडवांस में तो पूछता ही है, उसमें तो कुछ गया ही नहीं है। तो प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान अपन ले लेते हैं। लिखा जाए भाई। प्लेन मिरर के बारे में बोलेंगे कि अ प्लेन मिरर हैज़ परफेक्टली प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अ प्लेन मिरर हैज़ परफेक्टली प्लेन reflecting surface. The image formed by plane mirror suffers lateral inversion. The image formed by a plane mirror suffers lateral
इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? राइट का लेफ्ट दिखना, लेफ्ट का राइट दिखना, इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन प्लेन मिरर image and object, in plane mirror image and object are equidistant from plane mirror along normal। ठीक है, हाँ अभी समझा रहे हैं, अभी अभी रुक जाओ, लिख लो बस अभी। लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1, lateral magnification of plane mirror is +1। मैग्निफिकेशन होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल एम, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम देख रहे होगे कि तुम जब भी मिरर में अपने आप को देखते हो तो जितनी बड़ी तुम्हारी शक्ल है उतनी बड़ी दिखाई देती है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो उसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? +1। ओके, -1 होता तो उल्टा दिखता, तुम्हारा सिर पैर दिखते, पैर सिर दिखते, तो -1 होता। नेक्स्ट, अ प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अ प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट or virtual image of real object। A plane mirror forms real image of virtual object or virtual image of real object। Next, plane mirror cannot form real image of real object or virtual image of virtual object। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अभी समझाएंगे तो समझ में आएगा, अभी क्या समझ में आएगा? ओके, चलो शुरू करते हैं। अब सारी कहानी खत्म थ्योरी वाली। अब देखो इधर, जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से अपन ने एक नॉर्मल बनाया, ये डिस्टेंस अगर x है तो यहां से x दूरी पर ही इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? आया ना? तो मैंने वही बोला कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो प्लेन मिरर से इक्विडिस्टेंट हैं नॉर्मल के अलोंग। दूसरा बोलने का तरीका, प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन का एंगल बाइसेक्टर है। सोच के देख, सही बोला ना? जो प्लेन मिरर है वो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, प्लेन मिरर की ये एक पॉइंट था। एक पॉइंट ये था कि प्लेन मिरर में जो इन्वर्जन है वो नहीं होता, लेटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, लेकिन इसका जो मैग्निफिकेशन है वो 1 होता है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या बताया? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा रख दिया तीर को, तो इसकी इमेज भी ऐसी ही बनेगी कि अलग बनेगी? ऐसी बनेगी। अगर यहाँ पर इसकी हाइट l है तो इसकी भी हाइट कितनी होगी? l। तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो l अपॉन l कितना हो जाएगा? +1। चमक गई बात? देखो अब मैं जितनी भी बात करने जा रहा हूँ ना प्लेन मिरर की, ये सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ अपन जेईई नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें से अच्छे से सुनना है। एक होता है डेविएशन इन प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर के केस में डेविएशन कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो ये एक रे है, एक प्लेन मिरर है, इस पर इंसिडेंट रे आई, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा है। तो अगर ये थीटा पे आई तो जाएगी भी कितने पे? थीटा पे चली जाएगी, तो आर की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी? थीटा के। तो इसका पूछता है इसका डेविएशन कितना है। तो डेविएशन से अपना मतलब होता है कि जा किधर रही थी, तो ये जा रही थी इधर, सही बात है, और बीच में आ गया मिरर तो टकरा के इधर चली गई। तो इसका इधर से यहाँ तक का ये जो एंगल है इसको कहते हैं डेविएशन। इसका नोटेशन होता है डेल्टा। डेल्टा हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, टोटल कितना है पाई, और ये थीटा और थीटा तो कितना हो गया पाई माइनस 2 थीटा। तो इतना होता है एक प्लेन मिरर की वजह से एक रे का जो डेविएशन है। ओके, इतनी बात चमक गई। फिर एक क्वेश्चन एक पूछता है, आप लोग लिखेंगे ना इसे तो, है ना। फिर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जेईई नीट की कहानी चल रही है सब, है ना। इफ या मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, बस मैं इतना ही लिख रहा हूँ, बाकी अभी क्वेश्चन में समझा दूंगा। आपकी हाइट है h, आप अपने आप को मिरर में देखना चाहते हैं पूरा, अगर पूरा अपने आप को मिरर में देखना चाहते हैं तो मिरर की हाइट कितनी रखी जाए, ये क्वेश्चन होता है। तो देखो यार, बात ये है कि जैसे मान लो ये है तुम्हारी हाइट, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं तुम्हें, ये तुम्हारा सिर है, ये तुम्हारे चरण है फीट, और ये तुम्हारी आंख है। यही 3 इंपॉर्टेंट चीजें। अब इसके सामने यहां पर एक मिरर रखा है, वो ये पूछ रहा है कि मैं कितना बड़ा मिरर लूं ताकि भैया मैं पूरा अपने आप को देख सकूं। तो अगर मैं अपने आप को पूरा देखना चाहता हूं तो सिंपल सी बात पता है क्या है, थोड़ा सा इसे और बड़ा बना दें क्या, तो थोड़ा छोटा हो गया, ऐसा बना लेते हैं। दिस इज हेड, दिस इज आई, आई थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, तुम बुरा तो मानोगे नहीं तुम्हारी अगर आंखें इतनी नीचे हो जाएं तो। और ये हैं तुम्हारे चरण। तो क्या करते हैं कि भाई हम कितना छोटा मिरर लें, तो हमने यहाँ पे एक मिरर ले लिया छोटा सा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को पूरा देखूं तो सिर से आने वाली लाइट रे इस मिरर से टकरा के मेरी आंखों में आ जाए, तो मैंने सिर को देख लिया। और अगर मैं अपने चरणों को देखना चाहता हूं तो चरणों से आने वाली लाइट रे ये मेरी आंखों में आके घुस जाए, तो मैंने अपने चरणों को देख लिया। यही तो सिंपल मतलब है। मैंने अगर अपने पैरों को देख लिया, अपने सिर को देख लिया, तो इसके बीच का जितनी भी चीज़ें वो सब तो मुझे दिखाई देगी। अब क्या हो रहा है कि वो पूछता है इसकी हाइट क्या है, तो मुझे पता है आदमी की हाइट है कैपिटल H, ये इसका हेड था, कंफ्यूज मत होना, ये इसकी आई है, तो ये इसके चरण है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि भैया यहाँ पर इसकी हाइट है, तो मैंने इसकी हाइट मान ली H, और H हाइट मान के अब मैं यहाँ पर सारे के सारा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, उसको देखा जाए। तो मैंने इसके बराबर 2 लाइन ऐसे खींच दी, और यहाँ पर ये व्यक्ति अगर अपने आप को देखना चाहता है, तो ये इसकी इमेज बन रही होगी, दिख रही कि नहीं दिख रही। और ये अगर ये इसकी इमेज बन रही होगी तो ये इसका हेड रहा होगा व्यक्ति का, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, ये रिफ्लेक्टेड रे इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, और इन दोनों को मिलाने वाली एक रे ये, इन दोनों को अगर मिलाया तो ये आदमी की इमेज बन रही है। और यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, दिख गया परपेंडिकुलर। ये आँख है तो यहीं पे तुम्हारी आँख इमेज की दिख रही होगी, ये तुम्हारी पूरी इमेज मैंने बना दी। अब ये इसकी टोटल हाइट जो होगी आदमी की वो कैपिटल H है, स्मॉल h मिरर की हाइट है। यहाँ पर एक तुमको ट्रायंगल दिख रहा है, इस I का नाम E है, इसका नाम मैं रख देता हूँ A, इसका नाम रख देता हूँ B, इसका नाम रख देता हूँ C, और इसका नाम रख देता हूँ D। तुमको यहाँ पे कुछ कुछ ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल दिख रहा है
ए बी ई और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है ई सी डी। दोनों दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलर है? ये एक ही लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, जो मैंने थोड़ी टेढ़ी सी बनी है ना मेरे से, इसको स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, ठीक गया? अब इन ट्रायंगल्स को अगर देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो तुम क्या बोलोगे भाई? इसका बेस का नाम बी था, तो हम बोलेंगे इसका बेस दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई इसका ये वाली जो परपेंडिकुलर है, इसका नाम ए बी ई हो गया, इसका नाम एफ रख देते हैं, इसका नाम जी रख देते हैं। तो ए बी अपॉन ई एफ, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल में बोलेंगे दिस सी डी बेस डिवाइडेड बाय दिस परपेंडिकुलर ई इंटू ई जी। तो ए बी की वैल्यू तो स्मॉल एच के बराबर है। ई एफ जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक एक्स मानूंगा तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी? एक्स, तो ये एक्स हो गया। सी डी की वैल्यू कैपिटल एच है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2x, तो x से x कट गया, तो जो हाइट ऑफ तुम्हारे पास मिरर आ रही है वो हाइट ऑफ मिरर कितनी आ रही है? आदमी की हाइट की आधी। मतलब अगर आप 1.5 मीटर के हैं, अगर आप या मान लो 2 मीटर के हैं, तो 2 मीटर के हैं तो आपको सिर्फ 1 मीटर का मिरर चाहिए अपने आप को पूरा देखने के लिए। तो घर में जितने भी बड़े बड़े मिरर हैं उनको तोड़वा के छोटे मिरर लगवाना, ज़्यादा खर्चा मत करना। समझ गए बात को? तो मिरर में वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन जेई नीट के लिहाज से इतना सफिशिएंट है अभी के लिए। बाकी जब अपन एक बार ये कोर्स ख़त्म होगा उसके बाद वापस से और बताएंगे। बोर्ड में प्लेन मिरर अब नहीं है, तो जो भी तुमने ये पढ़ा है ये सब बोर्ड के लिए नहीं है, ये पूरा डिस्कशन किसके लिए है? जीत के लिए है, जेई प्लस नीट के लिए। छाप लिया जाए। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।